जी बच्चों, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई? और बताइए, आप लोगों का शायद एग्जाम स्टार्ट हो गया है क्या? एग्जाम दे रहे हैं आप सब? आप लोग का शायद स्कूल में एग्जाम चल रहा है और आप सब एग्जाम देने गए होंगे, राइट? तो कैसा जा रहा है एग्जाम? चोरी करके तो नहीं लिख रहे? जो पढ़े हैं वो खुद से ही लिखना है, ओके? हर्षराज, ओके। और बताइए, काफी लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं, है ना? काफी टाइम बाद आपकी फिजिक्स क्लास लगाई जा रही है। तो रिवीजन वगैरह कर रहे थे आप सब? बेसिक बेसिक चीजें पढ़े थे तो वो सारा आपने रिवाइज किया था? आवेश का मैंने आपको गुण पढ़ाया था, आवेश का गुण धर्म हमने देखा था, है ना? तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था, आपको विशिष्ट आवेश पढ़ाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब रिवाइज कर रहे होंगे साथ साथ, है ना? अच्छा जा रहा है, वेरी गुड। हाँ, अच्छा ही जाना चाहिए। और आपको अच्छे से मेहनत करके, और कभी भी आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो कोशिश किया कीजिए कि एग्ज़ाम खुद से ही देना है। चोरी करने का मौका मिलता भी है तब भी आपको चोरी नहीं करना है, खुद से लिखा करो। क्या समझे? खुद से लिखने का बेनिफिट ये है, आपको पता तो चलेगा कम से कम कि कितना आपको नॉलेज है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कितना और पढ़ने की आवश्यकता है ना? और मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको तो खैर बहुत बार बार रिवीजन करके आप पढ़ लिया करो। जो इंपॉर्टेंट बता दिया गया उसको तो एकदम अच्छे से करना है। फॉर्मूला के लिए एक अलग से नोट्स बनाइए, फॉर्मूला नोट करके बनाओ एक पतला सा नोट्स, और उसमें सारा फॉर्मूला लिखा कीजिए। उसको पर डे एक बार पढ़िए, सोने से पहले एक बार पढ़ के सोना है। तो ये सब किया करो। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना? तो पता नहीं, आपने तो बहुत सारा चीज़ रिवीजन भी नहीं किया होगा, छोड़ दिया होगा। आप भी निश्चिंत हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था आवेश का गुण धर्म, कुछ याद है कि भूल गए सब? आवेश के गुण धर्म में मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई थी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का चीज़ सिखाया था। आई डोंट नो आप लोगों ने उन चीज़ों को रिवाइज किया कि नहीं किया। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। पहला मैंने बताया था कि आवेश एक अदिश है। एम आई राइट? आवेश एक अदिश है, ये बात आपको समझ में आ गई थी। आवेश में कोई दिशा नहीं होता है ना? आवेश, अगर किसी निकाय पर आवेश को जोड़ना हो तो हम उसको सामान्य बीजगणितीय योग के द्वारा जोड़ते हैं। यहां पर जोड़ने के लिए कोई सदिश का नियम नहीं लगता है ना? बीजगणितीय योग से इसको जोड़ा जाता है। तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि आवेश एक अदिश है, राइट? तो आवेश अदिश है। अच्छा, आप लोग सदिश और अदिश में फर्क जानते हैं? हर्ष बताओ, सदिश में और अदिश में आपको फर्क पता है कि नहीं? अगर आपको पता हो तो एक होती है सदिश राशि, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। अदिश राशि, तो आपको पता है जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा होता है, राइट? क्या होता है बाबू? दिशा। और अदिश में दिशा नहीं होता है। यहां पर दिशा की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये सब आपको पता है? ये 11th क्लास में पढ़ना था और आपने पहले भी ये सीखा होगा। जहां पर दिशा की बात की जाती है वो सदिश में आता है, जहां पर दिशा की बात नहीं की जाती है वो अदिश में आता है। अच्छा, अदिश को जोड़ने के लिए इसको हम सामान्य योग, या आप कह दो बीजगणित, बीजगणित आप जानते हैं ना? तो सामान्य योग या बीजगणितीय योग द्वारा जोड़ते हैं, है ना? आप ऐसे समझ लीजिए, इतना बड़ा स्पेस भी नहीं है तो लिख लीजिए। इसका जो योग होता है वो सामान्य होता है, और इसका जो योग होता है वो सदिश के नियम का पालन करता है, यानी सदिश योग होता है। वेक्टर सम किया जाता है ना? तो ये आप कह सकते हैं इसका बीजगणित योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। और इसमें हम लोग सदिश का योग लगाते हैं, किसमें? जो सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि को पहचानने का दो तरीका है। उसमें दिशा होना चाहिए, पहला सबसे जरूरी बात, कि अगर दिशा है तो वो सदिश होगा। और दूसरा, उसका जो योग है वो सदिश योग का पालन करना चाहिए। कौन से योग का?
सदिश योग का पालन करना चाहिए। और जो अदिश होती है उसमें दिशा नहीं होगा, दिशा काट दो, नहीं है दिशा। और इसका जो योग है वो क्या है, सामान्य योग है, अदिश योग है, या बीजगणितीय योग है? हाँ या ना, सुना तो होगा। तो जहां पर बीजगणितीय योग लगाते हैं वो अदिश, और आपको मैंने बताया भी था इसका जो एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद हो तो देखिए, मैंने आपको बताया था आवेश का योज्यता, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि इसको जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, बीजगणितीय योग। यस और नो? तो बीजगणितीय योग का पालन किया जाता है, मतलब यहां पर सदिश योग नहीं लगाते हैं। जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा होता है और सदिश योग का पालन होता है, और जो अदिश राशि होती है उसमें दिशा नहीं होता है और उसमें सामान्य योग होता है। सामान्य योग मतलब उसको सीधे जोड़ सकते हैं आप, है ना? कहीं पर लिखा हुआ है 5 कूलम, कहीं है -2 कूलम, कहीं है 8 कूलम। इन सभी आवेशों को अगर जोड़ना है तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, 5 - 2 + 8। यस और नो? कितना हो गया? 8 और 5 13 - 2 यानी 11 कूलम। सामान्य योग, या इसको बोलते हैं बीजगणितीय योग, जिसको आप साधारण तरीके से जोड़ते हैं ना, बचपन से जो आप जोड़ घटाव सीखते आए हैं, 5 और 2 7, 8 और 4 12, 10 और 5 15, ये क्या है? सामान्य योग है। यस और नो? और ये कहलाता है बीजगणितीय योग। और जो सदिश का योग होता है, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, सदिश को योग करने के लिए जो सदिश का योग होता है उसमें आप फॉर्मूला यूज करते हैं, पढ़े होंगे, त्रिभुज नियम होता है, वहां पे समांतर चतुर्भुज नियम होता है। तो सदिश को जोड़ने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा। शायद आप लोगों को पता हो। यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं किसका, सदिश का योग, अदिश का योग, दोनों अलग अलग होता है। तो इन चीजों को समझना है। क्या समझना है अपने को? जो अदिश राशि होती है उसमें दिशा नहीं होता है, जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा होता है। तो आप मुझे खुद बता दो, क्या आवेश में कोई दिशा है? कभी आपने सुना है 4 कूलम का आवेश उत्तर दिशा में, 2 कूलम का आवेश पूर्व दिशा में? कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब जो हमारा आवेश है उसमें दिशा नहीं है, तो कैसा है वो? अदिश है। यस और नो? और साथ ही साथ इसमें कैसा योग लगता है? अदिश है, इसका मतलब उसमें सदिश योग नहीं लगाएंगे, तो सामान्य योग का इस्तेमाल होगा, यानी बीजगणितीय योग का इस्तेमाल होगा। तो बीजगणितीय योग लगाते हैं वो क्या होता है? बीजगणितीय योग लगाते हैं वो होता है अदिश राशि। तो इस प्रकार से जो अपना आवेश है वो कैसा राशि होता है? अदिश राशि। बता दिया था। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूं। फिर मैंने बोला था आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। कई बार बच्चे से पूछता हूं कि बताओ आवेश कितने प्रकार के? सर 2, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। नहीं, आवेश 2 प्रकार के हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। तो आपसे कोई पूछेगा आवेश कौन कौन से हैं, तो आपको धनात्मक और ऋणात्मक बताना है। धनात्मक का एग्जाम्पल है प्रोटॉन। धनात्मक में कौन आता है? प्रोटॉन। ऋणात्मक में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को समझना है आपको। यस और नो? तो धनात्मक आवेश कोई आपसे पूछेगा तो आप एग्जाम्पल किसका लेंगे? प्रोटॉन का। कोई आपसे पूछेगा ऋणात्मक आवेश तो एग्जाम्पल किसका लेंगे आप? इलेक्ट्रॉन का। तो धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार की आवेश है। और मैंने आपको पिछले क्लास में इस पे बहुत चर्चा किया था और मैंने कहा था ये स्टार पॉइंट बना के इसको याद रखना। क्या बताया था कि जब भी कोई वस्तु है तो इस वस्तु में मान लेते हैं कि 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव है, तो वस्तु कैसा है? उदासीन। कैसा वस्तु है बाबू? उदासीन। कैसे उदासीन हुआ? 4 + 4 माइनस, अगर आप इसको देखेंगे 4 + 4 माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 0। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इस वस्तु को ऋणात्मक बनाना है, मतलब इस वस्तु में हम चाहते हैं कि माइनस ज्यादा हो, तो आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यानी आपने इसको एक माइनस दे दिया, आपने इसको माइनस दे दिया, तो बताइए क्या हो गया? अब यहां पर 5 माइनस हो गए, लेकिन प्लस अभी भी कितना है? 4 ही है। तो यहां हो जाएगा -5 + 4। देखिए क्या ये माइनस बन गया? तो किसी वस्तु को अगर ऋणात्मक बनाना हो तो उसे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना? और किसी वस्तु को धनात्मक बनाना हो तो बच्चे बोलते हैं सर एक प्रोटॉन दे देंगे। गलत। ये आपको पहले भी मैंने बताया था और कई बार इन चीजों को सिखा चुका हूं। क्या किसी वस्तु को हम, हाँ जी स्वाति, गुड इवनिंग, क्या हम किसी वस्तु को प्रोटॉन दे सकते हैं? आप बताओ, क्या किसी वस्तु को हम प्रोटॉन देंगे या किसी परमाणु में क्या हम प्रोटॉन दे सकते हैं? नहीं ना। क्या बताया गया था आपको
किसी परमाणु से ना तो आप प्रोटॉन निकालेंगे और ना प्रोटॉन देंगे। क्यों? बताया गया था कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, यस और नो, स्ट्रांगली बाउंडेड होता है। उसके अंदर जो नाभिकीय बल होती है वो अति प्रबल होती है, सिर्फ प्रबल ही नहीं, अति प्रबल, वेरी वेरी स्ट्रांग। तो नाभिक को हम नहीं तोड़ सकते हैं, नाभिक से ना प्रोटॉन निकाल सकते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा यानी ना कोई अतिरिक्त प्रोटॉन नाभिक में दे सकते हैं, यानी प्रोटॉन का लेना देना मना है। तो ना प्रोटॉन दे सकते हैं ना प्रोटॉन ले सकते हैं, तो जो भी देना लेना है वो किसके साथ करना है? इलेक्ट्रॉन के साथ। बेटा इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गई, तो यहां पे मैंने लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिया तो 4 से इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, और इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, इसलिए 5 माइनस और 4 प्लस, तो आपके पास क्या आया? 1 माइनस आया। मतलब वस्तु कैसा है अब? ऋणात्मक। जितने प्लस उतने माइनस उदासीन, जितने प्लस उतने माइनस, दोनों मिलके 0 उदासीन। लेकिन अगर माइनस ज्यादा हो गया तो ऋणात्मक और प्लस ज्यादा हो गया तो धनात्मक। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें माइनस ज्यादा हो गया, ये कैसा बन गया? ऋणात्मक। अच्छा, यही मैं कहूं अगर आपको, इसी वस्तु से जो आपके पास था 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला, अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं बेटा, तो क्या होगा? आपने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 प्रोटॉन होगा, तो क्या अब ये प्लस हो जाएगा? ये धनात्मक बन गया। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनात्मक होगी, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऋणात्मक होगी। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, निकालने का मतलब क्या हो गया? कमी। तो देखिए यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो वो क्या बन जाएगा? ऋण आवेश। ये आपको बताया गया था, काफी डिटेल में मैंने समझाया था, थोड़ा सा मैं रिकैप करने का कोशिश कर रहा हूं जो आप समझ लीजिए। तो आवेश अदिश है, ये क्लियर हो गया था आपका पहला पॉइंट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु का पूछा जाए कि कितने प्रकार के आवेश, तो 2, धनात्मक और ऋणात्मक। कोई वस्तु धनात्मक कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ऋणात्मक कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे। बार बार सर आप इलेक्ट्रॉन देने लेने की बात क्यों करते हैं? कभी प्रोटॉन के बारे में ही बोल दिया कीजिए सर कि प्रोटॉन ले लेंगे, प्रोटॉन दे देंगे। नहीं बेटा, प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, और नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में बल लगती है, वो नाभिकीय बल बहुत प्रबल है। वो नाभिक को नहीं टूटने देगा, न प्रोटॉन को निकलने देगा, और न किसी एक्स्ट्रा प्रोटॉन को अंदर आने देगा। तो नाभिक के अंदर जो भी है वो सुरक्षित है। यानी नाभिक के अंदर जो भी न्यूक्लियॉन्स है, नाभिक के अंदर क्या होता है पता है आप लोग को? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम वहां से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नहीं निकालेंगे, हम प्रोटॉन को नाभिक के अंदर सुरक्षित मानेंगे। वो नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स रहेगी। देखिए यहां भी 4 था, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस ना, तो प्लस हमेशा सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, इसलिए नहीं दे सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों ले दे सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा कहां होता है? कक्षाओं में होती है, और कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, और कभी भी इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं। लेकिन जो नाभिक होती है बीच में, है ना, कक्षा के बीचों बीच एक नाभिक होता है, उसके अंदर होता है प्रोटॉन, जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि नाभिकीय बल बहुत ही प्रबल बल है, बहुत ही शक्तिशाली बल है, बहुत ही आप कह दो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इन चीजों को माइंड में बैठाना होगा, है ना। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। अब देखिए असंभव नहीं है, उसको निकालने का तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे निकाला जा सकता है, बट वो असंभव के जैसा है, ना के बराबर निकाला जा सकता है। तो हमारे सिलेबस में जो है, हमारा जो कंसेप्ट है, हम जो पढ़ने वाले हैं, उसमें कभी भी नाभिक को तोड़ के हमें प्रोटॉन को नहीं निकालना है। नाभिक को हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ सकते हैं, यस और नो। तो नाभिक को तोड़ के अगर हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब निकाल किसको सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। दे किसको सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को ना निकाल सकते हैं ना दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देंगे, माइनस ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो वो बन जाएगा ऋणात्मक। और इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसका मतलब माइनस निकाल दिए, तो माइनस आप निकाल देंगे तो वो इंसान क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जिससे बन जाएगा कोई भी वस्तु क्या? धन आवेश, यस और नो। तो वस्तु को धन आवेशित करना हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, वस्तु को ऋण आवेशित करना हो तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। और इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा के रखना है। तो जो कमी होती है वो होता है धनावेशित बनाता है वस्तु को, और जो आप देते हैं इलेक्ट्रॉन, जो आपने ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
तो इलेक्ट्रॉन आपने दिया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो क्या हो गया, ये हो गया ऋण आवेशित। और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो क्या हो गया, धन आवेशित। सिंपल है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। तो इन प्रॉपर्टी को हमने पढ़ लिया था, एक थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं। फिर हम लोग आ गए थे, इसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना स्वाति। तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टी याद कर लिया था अच्छे से। ये वाला बात जो मैंने बताया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये चीजें बच्चों को याद नहीं रहती है, या इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग कंसेप्ट बन के आता है, बच्चा गलत कर देता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर मैंने थर्ड नंबर बताया था कि आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन है, इलेक्ट्रॉन। यानी किसी परमाणु में अगर आप इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में अगर आप सबसे छोटा आवेश ढूंढने के लिए जाएंगे तो कौन मिलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का मान ले लो या प्रोटॉन का मान ले लो, वही सबसे छोटी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है, मैं मान का बात कर रहा हूं, चिन्ह नहीं। मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आपसे पूछेगा कि कौन सा बड़ा आवेश है, तो बेटा गलती से प्रोटॉन मत बोल देना, दोनों समान आवेश है। सर इसमें माइनस लगा हुआ है, अरे प्लस माइनस उसकी प्रकृति है, स्वभाव है, यस और नो। तो मैं अगर बोलूं इलेक्ट्रॉन का मान कितना, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, क्या याद है आप सभी को? यही मान इलेक्ट्रॉन का भी, यही मान प्रोटॉन का भी, और यही मान सबसे छोटा आवेश है किसी भी परमाणु के लिए। तो यानी किसी भी परमाणु का कह दो या हम किसी भी पदार्थ का बोले तो सबसे छोटी आवेश जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के मान का बराबर होगा, इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा आवेश आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और जैसे आपको मैंने बताया था ना, क्वार्क्स बताया था आपको, जो होता है E/3, याद है क्वार्क्स। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर क्वार्क्स तो E/3 है, इलेक्ट्रॉन का 1/3 है। तो मैं आपको बता दूं जो क्वार्क्स है उन चीजों को अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं करना है। हम लोग जिस पदार्थ या जिस परमाणु का बात कर रहे हैं वहां पे सबसे छोटा आवेश किसको लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन को लेके चलना है, इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा या प्रोटॉन का जो मान होगा उसी को, ओके। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा वही उसका सबसे छोटा इकाई है। यानी किसी परमाणु में सबसे छोटा आवेश आपसे पूछ दिया जाए तो आप बोलेंगे जितना इलेक्ट्रॉन का मान होता है उसके बराबर, ठीक है। तो यही ध्यान रखेंगे, या जितना प्रोटॉन का मान होता है, दोनों का मान तो बराबर ही होता है ना। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेम प्रकृति होती है, मान लीजिए 2 प्लस है या 2 माइनस है, प्लस प्लस सेम स्वभाव, माइनस माइनस सेम स्वभाव, तो जो सेम प्रकृति होती है उसके बीच कैसा बल लगता है बेटा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण समझते हैं, रिपेल, रिपल्सन, दूर भगाता है, यस और नो। तो रिपल्सन करता है, समान हो तो रिपल्सन, 2 प्लस रिपेल करेगा, 2 माइनस रिपेल करेगा। और मैंने बताया भी था कि अगर आपको यह समझ में नहीं आती है तो आप अपने घर में चुंबक देख लो, चुंबक को कई बार आप चिपकाते हैं तो तुरंत चिपक जाता है, फिर जब आप उसको उल्टा कर देते हैं तो फिर वो दूर भगाना चाहता है। ऐसा कुछ देखा आपने? मान लीजिए समान है, देखिए अगर मैं समान के हिसाब से एग्जांपल लेके देखूं तो देखो ये और ये समान है तो ये प्रतिकर्षण करेगा, उल्टा कर देंगे आकर्षण कर लेगा। मान लो इसको प्लस तो ये भी प्लस, ऐसे आपने रखा प्रतिकर्षण करता है। ये माइनस और ये माइनस तो ऐसे रखा तभी प्रतिकर्षण करता है। लेकिन ये प्लस और ये माइनस दोनों उल्टा कर दिया तो आकर्षण कर लेगा। तो आप जानते हैं मैग्नेट में आपने ये बहुत कॉमन देखा है, जो दो समान होती है, 2 प्लस है या 2 माइनस है, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान है देखिए, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। वहीं पर मैं कहूं कि एक है प्लस बेटा एक है माइनस, तो क्या होगा बताइए, एक प्लस एक माइनस तो क्या करेगा, एक प्लस एक माइनस ले लिया क्या करेगा, आकर्षण। चुंबक देखा होगा कई बार चिपक जाता है तुरंत, इसका मतलब वहां पर एक प्लस और एक माइनस है, विपरीत प्रकृति है उसकी, अपोजिट नेचर है, तो आपका क्या कर देगा, आकर्षण। तो अपोजिट नेचर जब होती है तो हम इसका क्या करते हैं, आकर्षण, यस और नो, अट्रैक्शन। तो अगर समान हो रिपल्सन, विपरीत हो प्रति अट्रैक्शन, समान हो रिपल्सन, विपरीत हो अट्रैक्शन। यानी एक जैसा होगा तो प्रतिकर्षण और विपरीत स्वभाव का होगा तो आकर्षण। एक जैसा होगा तो प्रतिकर्षण और विपरीत स्वभाव का होगा, विपरीत प्रकृति का होगा तो आकर्षण। तो वही लिखा हुआ है देख लीजिए, समान प्रकृति के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के बीच क्या, आकर्षण होता है। क्लियर है? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो थोड़ा थोड़ा रिकैप कर रहा हूं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, ये तो मैं जस्ट अभी एग्जांपल दिया हूं, आवेशों की योज्यता क्या होता है।
तो मैंने क्या बोला था, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। बेटा आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, जब आप आवेशों को जोड़ेंगे ना तो ये सामान्य जो योग होता है, यानी जो बीजगणितीय योग होता है, आप उससे आवेशों को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कण है, किसी कण पे 2 कूलम का आवेश है, किसी कण पे 4 कूलम का आवेश है, किसी कण पे -1 कूलम का आवेश है। अगर मैं बोलूं कि इन तीनों को मिला के पूरे निकाय का आवेश बताओ, तो किसी भी निकाय पर जो आवेश होगा, इस पूरे निकाय, निकाय समझते हैं आप लोग, सबको मिला के निकाय, ये सुनो सिस्टम, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया, वो सिस्टम। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे को मिला के बताओ कितना आवेश, तो इस आवेश को जोड़ने के लिए क्या हम सामान्य योग का प्रयोग करेंगे? सामान्य योग का मतलब हो गया बीजगणितीय योग। यानी जब इनको जोड़ना होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 कूलम प्लस 4 कूलम -1 कूलम, 2 और 4 6 -1, क्या मैं 5 कूलम इसका आंसर लिखूंगा? कोई बोलेगा बताइए इसका कुल आवेश कितना है, तो क्या मैं आवेशों को सामान्य बीजगणितीय योग से जोड़ सकता हूं? आंसर है यस। इसको जोड़ने के लिए क्या सदिश का योग लगाना होगा? नहीं, आवेश हमारा अदिश है, सामान्य बीजगणितीय योग से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो यही आपको बताया गया था कि किसी भी निकाय में अगर आपको कोई पूछे कि कुल आवेश कितना है, तो अलग अलग कणों में जो उपस्थित आवेश है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी निकाय का, किसी भी समूह का या किसी भी ग्रुप का अगर आपसे पूछा जाए कुल आवेश बताइए, तो आपको क्या करना है, अलग अलग कणों पे जो उपस्थित आवेश है उसका सामान्य योग यानी बीजगणितीय योग लगा के जोड़ देना है। वही कहलाती है आवेशों की योज्यता। यानी आवेश को जोड़ने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक सामान्य बीजगणितीय योग जो बचपन से आप जोड़ घटाव करते आए हो, वही जोड़ना घटाना होता है। डन? तो यही लिखा गया है, देखिए, किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग मतलब सामान्य योग, जो आज तक आप जोड़ते हैं ना 2 और 4 6, 8 और 2 10, ये बीजगणितीय योग कहलाता है। उसके बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आवेश को अगर किसी भी निकाय पे आवेश अगर 2 4 10 8 20 है तो इसको सामान्य तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्या इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया था? आंसर है यस। फिर मैंने बताया था आवेश संरक्षण का नियम, अब यहीं से अपने को पढ़ना था, ये वाला पार्ट छूटा हुआ था, तो अब ये भी सीख लीजिए। आवेश संरक्षण का नियम, अब सुनना, संरक्षण का मतलब क्या होता है पता है आपको? आप जानते हैं संरक्षण, संचित रहना। संरक्षण का मतलब क्या हुआ है? न बढ़ना न घटना। संरक्षण मीन्स व्हाट, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। आप मुझे बताओ, क्या आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था? पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। उस वक्त आपने पढ़ा होगा ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा होगा, याद करो। उसी तरीके से आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को नहीं नष्ट कर सकते हैं, तो करते क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसका सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। आज ये देखते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं? स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात आवेश हमारा क्या रहता है? संचित रहता है, नियत रहता है या संरक्षित रहता है। ठीक, अब मैं इसको समझाता हूं कैसे। देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं, देखिए शायद आपको ये समझने में आसानी हो। मान लीजिए 1 2 3 4, मैं आवेश कुछ भी ले सकता था, मैं 4 ही ले रहा हूं, समझने में इजी होगा। और यहां पे एक तार जोड़ा, यहां भी तार जोड़ा, और यहां पर एक वस्तु लिया। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मुझे जवाब देंगे। बोलिए यहां पर कितना आवेश है? -4। यहां पर कितना आवेश है? 0। दोनों मिला के बताओ टोटल आवेश। यहां -4, यहां 0, दोनों मिला के टोटल बताइए। सर -4 और 0 टोटल, तो सर -4 ही आया। वेल डन। अब मुझे बताना, मैं जरा आपको समझाऊं, मुझे बताना बाबू, अगर मैं कहूं कि मैंने इन तार को जोड़ दिया, मैंने इस तार को आपस में जोड़ दिया, ये लो, ठीक है। जब मैंने इसको जोड़ा तो मान लीजिए कि यहां से आवेश निकल के यहां 1 2, यहां से 2 आवेश निकल के भाग गया इधर, ये लो। ये मैं दिखा रहा हूं कि ये जो माइनस आवेश है वो निकल के आगे चला गया, ऐसे निकल के भाग गया।
ठीक है, यहां से जो आवेश यहां निकल के गया, 4 था यहां पे, 0 था, यहां से निकल के यहां चला गया, तो मुझे बताइए इस पर कितना आवेश? सर -2। इसमें क्या पूछ रहे हो आप? यहां पर कितना आवेश? -2। ये क्या पूछ रहे हो आप? दोनों मिला के बोलो कुल आवेश। ये आवेश कुल आवेश था ना बेटा? फिर से बताओ मुझे कुल आवेश जल्दी। -2 सर -4 कूलम ही तो हुआ, या -4 जो भी है, आप कूलम लो या जो भी लेना है ले लो। मुझे ये बताइए कि यहां -4 यहां 0 दोनों मिला के -4 था, और यहां पे अब आवेश 4 के जगह 2 हो गया, वो उठ के यहां चला गया, यहां भी 2 हो गया, -2 मिलके -4। मुझे बताइए क्या पहले टोटल आवेश और अब जो टोटल आवेश है दोनों बराबर है या अलग है? यात्रीगण कृपया जवाब देंगे कि क्या दोनों आवेश अभी भी बराबर है, हाँ या ना? है। इसका क्या मतलब हुआ? आवेश को ना तो आपने उत्पन्न किया, आवेश को ना ही आपने नष्ट किया। पहले भी 4 था, अभी 4 है, पहले भी -4 था, अभी -4 है, यस और नो? यस। अरे पहले भी -4 था, अभी भी -4 है, जी है। तो दोनों अगर पहले, इसका मतलब ना तो बढ़ा ना तो घटा। अगर उत्पन्न होता तो बढ़ता और नष्ट होता तो घटता, तो ना बढ़ा ना घटा, मतलब ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पहले यहां -4 था, अब यहां -2 बचा। इस बेचारे गरीब के यहां से -2 निकल के चला गया, इसके यहां से -2 निकल के चला गया, मतलब वो एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर हो सकता है आवेश? आंसर है जी, यस, हां। तो आवेश ट्रांसफर हो गया, एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर कर गया। अगर मैं नाम दे दूं कि ये मेरा वस्तु है ए और ये है आपका वस्तु बी, तो ए से निकल के बी पे चला गया, मतलब क्या स्थानांतरित हो सकता है? आंसर है यस। आवेश ना तो बढ़ा ना तो घटा, तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, केवल इसका सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यही बात। अब खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो कि क्या ऐसा नहीं होता है? होता है। जब दो वस्तु को आपस में कांटेक्ट में आप लाएंगे, आगे चल के पढ़ोगे आप, आपको पता है दोनों वस्तु ने एक दूसरे के पास आवेश को ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। स्वाति जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसमें कोई आवेश नहीं था, आपने तार से जोड़ दिया, ये तार चालक है, इसीलिए जब आवेश इसमें चला गया तो इसको बोलते हैं चालक तार के द्वारा आवेश गया है, यानी चालन द्वारा आवेशन। चालक तार की वजह से जिसके पास आवेश नहीं था उसके पास भी आवेश आ चुका है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि पहले भी -4 था, अब भी -4 है, बस पहले इस पर -4 इस पर 0 था, अब इस पर -2 है, इस पर -2 है, क्योंकि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया। क्या इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकती है? जी। क्या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न या नष्ट किया जा सकता है? नो। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और इसीलिए जो आवेश है वो सदैव संरक्षित रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। पहले भी -4 था, अभी भी -4 है, यानी कांस्टेंट है। जितना पहले था टोटल, अभी भी टोटल उतना ही है। सिर्फ एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में गया है, इसको स्थानांतरण करना बोलते हैं, ट्रांसफर होना बोलते हैं। ट्रांसफर हो गया। ओके, तो याद हो गया पॉइंट? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसका सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यस और नो? गुड। तो बहुत सिंपल है, सबको याद भी हो गया होगा, और बिल्कुल साथ साथ याद करना है। तो इसमें आप जरा बच्चे वीवीआई लगा लेंगे। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आवेश संरक्षण के नियम को लिखें, लिख के और ये प्यारा सा फोटो बना देना, ताकि मास्टर देख के इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लिख लीजिए। ओके, तो आगे बढ़े। तो इसमें वीवीआई लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगला, इसको भी आपको वीवीआई लगा के रखना है, ये दो को इंपॉर्टेंट में लगा के रखना है। सेकेंड पॉइंट कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको बोल दिया जाएगा, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछता है, आवेश के मतलब जो आवेश का गुण है उसका कोई भी 2 बिंदु लिखो, तो कोई भी 2 पॉइंट बोलेगा तो वही पुराना और ये लिख दीजिएगा। कई बार पूछता है आवेश के संरक्षण का नियम लिखो, तब भी आप लिख दीजिएगा। और ये जो अगला है वो कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण पहले ये समझा देता हूं, सुनना। क्वांटीकरण का बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना कि हाँ, अब ऐसे सोचो,
मान लो कि एक ना कोई बकेट है, कोई बॉक्स है, अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो का बात करते हैं। बहुत सारे मैंगो हैं, मान लीजिए 4 मैंगो है, चलो क्या है ये, मैंगो रखा हुआ है कहीं पे, ठीक। और आप गए मैंगो खरीदने के लिए, ठीक है, और मान लो कि मैंगो पीस के हिसाब से मिल रहा था, बोल दिया गया था कि भाई आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए में आपको एक मैंगो दिया जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मान लीजिए आपको मैंगो खाने का मन किया, आपने उसको 10 रुपया दिया, ये इसने आपको एक मैंगो दे दिया, एक मैंगो 1M, मैंगो को मैं M से सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 2 मैंगो खाने का मन किया तो आपने उसको 20 रुपया दिया, और ये आपको ये और ये दोनों मिला के 2 मैंगो दे दिया, ठीक है। एक बच्चा बोला कि सर 2 से मन नहीं भरा, मुझे 2 मैंगो तो मिल गए और मेरे पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, अब ना मुझे आप 2.5 मैंगो दे दो, यानी 2 मैंगो मुझे पूरा खिला दो। 2.5 का मतलब क्या हुआ कि 2 मैंगो आप पूरा मुझे दे दीजिए और 1 मैंगो का आधा दे दीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब आप मुझे बताओ, क्या ये मैंगो बेचने वाला उसको 2 पूरा खिलाने के बाद आधा काट के खिलाएगा? यस और नो? आप जब जाएंगे मैंगो खरीदने के लिए आपको आधा ही चाहिए, और याद रखना वहां का प्रिंसिपल है वो आधा मैंगो नहीं बेचता है। अब क्या पता मैंगो बेचने वाला भी हो कि चलो मैं तुमको आधा क्या, तुमको थोड़ा सा भी खाना हो तो मैं दूंगा, ऐसी बात नहीं है। एक नॉर्मल वे में सोचिए आप, क्या उसको 2.5 मैंगो खाना होगा तो 2 मैंगो पूरा और आधा मैंगो और साथ में दिया जाएगा? नहीं, वहां पर रूल है कि आपको या तो पूरा मैंगो ही लेना है, हाँ या ना, यानी आपको पूरा का पूरा 1 मैंगो लेना है, पूरा का पूरा 2 मैंगो लेना है, पूरा का पूरा 3 मैंगो लेना है, पूरा का पूरा 4 मैंगो लेना है। आपको अगर आप बोलोगे मुझे 2.5 मैंगो दे दो, आधा मैंगो दे दो, 1/3 मैंगो दे दो, ये नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज क्या है? ये चीज कह रहा है एक्चुअली यही चीज क्वांटीकरण का नियम है, ठीक है, कि जो भी आपको चाहिए वो पूर्ण लेना होगा। क्या आप पूर्ण समझते हैं? पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या हुआ? जैसे पूरा का पूरा 1, पूरा का पूरा 2, पूरा का पूरा 3, पूरा का पूरा 50, आप लो, पूरा का पूरा 200 ले लो। लेकिन आप अगर कहेंगे कि मुझे 100.5 चाहिए, 50.25 चाहिए, अब बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपको पॉइंट में यानी फ्रैक्शन में आपको कोई भी चीज नहीं दिया जाएगा। जो दिया जाएगा वो आपको पूर्ण संख्या के रूप में दिया जाएगा। इस क्वांटीकरण का सिंपल मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता है तो याद रखिएगा, यहां जो भी बात की जाएगी क्वांटीकरण जहां भी होगा वहां समझ जाएंगे कि बात की जाएगी पूर्ण संख्या की। मैंगो मुझे चाहिए तो 1 मैंगो मिलेगा, 2 मैंगो मिलेगा, लेकिन 2.5 मैंगो अगर मैं मांगूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये मना कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंगो बेचने वाला बोल दिया था पहले कि मैं 1 मैंगो बेच सकता हूं, 2 मैंगो बेच सकता हूं, 3 मैंगो बेच सकता हूं, 4 मैंगो बेच सकता हूं, 100 मैंगो बेच सकता हूं, लेकिन 100.5, 100.2, 4.8 ये मैंगो मैं सेल नहीं करूंगा, या नहीं पॉसिबल है, मैं कट करके बेचता नहीं हूं। यानी वो आपको जो भी देगा वो पूर्ण देगा। क्या आप लोग पूर्ण समझते हैं? पूर्ण समझ में आती है? पूर्ण मतलब पूरा का पूरा, 2 पूरा हुआ, 4 पूरा हुआ, 6 पूरा हुआ, 6.5 पूरा नहीं हुआ, 6 पूरा हुआ और 0.5 का मतलब 1 का आधा। तो उसने कहा क्या, क्वांटीकरण का नियम क्या कहता है कि आप जब भी किसी आवेशित वस्तु का बात करेंगे, जो भी आवेशित वस्तु होगा उस आवेशित वस्तु में हमेशा आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, यानी पूर्ण इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब अगर आप किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे। आप कहेंगे सर मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन दे देते ना तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा कैसे भाई? तो सर आप 1 इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल लो और परमाणु के अंदर जाके आधा इलेक्ट्रॉन अंदर ही छोड़ देना, आधा मुझे दे देना। तो क्वांटीकरण का नियम क्या कहता है? क्वांटीकरण का नियम कहता है, क्वांटीकरण का मतलब है इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या। नहीं याद रहे तो शॉर्टकट ट्रिक बनाया हुआ अपना याद कर लो। क्वांटीकरण का मतलब हम बात कर रहे हैं इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। इंटीजर तो नाम सुने होंगे, तो इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो किसी भी परमाणु से या किसी भी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे, दोनों आपके हाथ में है, दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं। प्रोटॉन ना देंगे ना लेंगे, ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन हम दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन आप देंगे या इलेक्ट्रॉन आप लेंगे वो हमेशा बेटा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। कैसा होगा, पूर्ण संख्या। कभी भी 1.5, 2.5। मैंने कहा कि एक रूल है कि आप मैंगो जितना मर्जी खा सकते हो, लेकिन मैं आपको मैंगो कट करके नहीं दूंगा। यस और नो? मैं आपको मैंगो पूरा का पूरा दूंगा। तो आप 1 लो, 2 लो, 4 लो, 10 लो, 100 लो, 50 लो, 200 लो, 200.5, 200.2, 100.8, 4.2, 4.7, 4.6 नहीं दूंगा। फ्रैक्शन में नहीं दे सकता है, भिन्न संख्या में मैं आपको नहीं दे सकता हूं। मुझे पूर्ण देना है, पूरा का पूरा, एक मैंगो पूरा। मैं किसी भी मैंगो को कट नहीं करूंगा। ये रूल कहता है क्वांटीकरण का। क्वांटीकरण कहता है मैं काट के नहीं बेचता, मुझे पूरा देना है। आप या तो पूरा मैंगो लो या तो ना लो। तो 4 मैंगो आपको चाहिए, मिल जाएगा। आप बोलोगे 5वां मैंगो में से सर मुझे आधा काट के दे दो, नॉट पॉसिबल। क्या आप थोड़ी बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो क्वांटीकरण का मतलब समझ गए? क्वांटीकरण का मतलब सिंपल सा बात है कि पूर्ण संख्या में लेना देना। अरे जो भी लेना और देना वो पूर्ण लेना देना, उसमें फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, देखा था आप सबने? एक मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड। तो बताता है कि भाई ये हाफ गर्लफ्रेंड क्या होता है, या तो गर्लफ्रेंड पूरी होगी या तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि आधा पौना। तो वही चीज है यहां पर भी कि भाई आधा पौना नहीं हो सकता है, यहां होगा तो पूरा, नहीं तो नहीं। यस और नो? तो वही चीज है यहां पे। तो क्या कहा गया कि अगर कोई आवेशित वस्तु है, अगर कोई अपने पास आवेशित वस्तु है, तो इस वस्तु से आप जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या देंगे, कोई भी आवेशित वस्तु है तो उसमें जो भी आवेश उपस्थित होगा, है ना, या तो देने से या तो निकालने से जो भी उसके अंदर आवेश उपस्थित होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। यानी मैं अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो मुझे जवाब देना स्वाति, क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? कोई मना करेगा? मैं चाहता हूं इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, पॉसिबल है कि नहीं? आपको बताना है पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है तो बोलोगे यस यानी वाई, और पॉसिबल नहीं है तो बोलोगे नो यानी एन। तो मुझे बताइए, मैं इस किसी आवेशित वस्तु से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हूं, पॉसिबल है? यस। 4 इलेक्ट्रॉन निकाला हूं, 5.2 इलेक्ट्रॉन निकाला हूं, क्या पॉसिबल है? 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाला हूं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैं कहता हूं 2-4 हजार करोड़ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नो प्रॉब्लम। आप किसी आवेशित वस्तु से जितना मर्जी इलेक्ट्रॉन निकालिए, बट इट शुड बी इन इंटीजर, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, उसमें फ्रैक्शन यानी आधा पौना नहीं आना चाहिए। यस और नो? तो इसी तरीके से मैं कहता हूं कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस ले लो। तो आप जब भी लेंगे उसमें पॉइंट नहीं आने चाहिए, 5.2, 5.8, 5.7, नॉट पॉसिबल, इट शुड बी इंटीजर। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि बताइए किसी वस्तु में आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्वांटीकरण का मतलब होता है वस्तु में इलेक्ट्रॉन का निकालना या देना हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2, 4, 10, 12, 15 ये सब पूर्ण संख्या है। 2.8, 2.7, 2.4 ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यही छोटी सी बात थी। तो किसी भी आवेशित वस्तु में जो आपका उपस्थित आवेश होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन 2, 4, 8, 10, 20, 25 ऐसे होगा। कभी भी 2.5, 2.4, 2.8, 8.7 ये सब नहीं होएगा। समझ में आई बात? तो हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। तो क्वांटीकरण जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन, इसका मतलब याद रखेंगे पूर्ण संख्या। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेना देना हमेशा पूर्ण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसी वस्तु में उपस्थित आवेश हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, बताइए 3.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि नहीं, 3.2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि नहीं। याद रखेंगे ये सब पॉसिबल नहीं है, वही पॉसिबल है जो क्या हो? इंटीजर हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, याद रखिएगा, जो भी आवेश होगा, लिख लेंगे इसको, लिखने के बाद इसमें नीचे लिखना है Q बराबर, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी n इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
यानी फॉर्मूला बन गया Q बराबर NE, क्वांटीकरण का फॉर्मूला, जहां पे N क्या होगा बेटा, N +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। लिख लेंगे तो n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब n होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर का मतलब होता है +-1, +-2, +-3, +-4। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु की अगर बात की जाएगी तो उसका जो भी आवेश होगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q बराबर NE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा, राइट। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। और सबसे आखिरी और इजी सा, आवेश गति के साथ परिवर्तित नहीं होता, यानी आवेश गति के साथ अपरिवर्तित होता है। आप जानते हैं परिवर्तित होना मतलब बदलना। गति के बढ़ने से या घटने से क्या आवेश बढ़ेगा घटेगा, बताओ स्वाति, कॉमन सेंस है ये। क्या गति के बढ़ने से या गति के घटने से आवेश बढ़ेगा और घटेगा, क्या लगता है आपको, जल्दी बता दो। क्या गति बढ़ाने से आवेश बढ़ जाएगा, क्या गति घटाने से आवेश घट जाएगा, जल्दी बताइए। गति बढ़ाने से आवेश बढ़ेगा, गति घटाने से आवेश घटेगा, नो नेवर। यही कहा गया, गति के साथ आवेश परिवर्तित नहीं होता, गति बढ़े या गति घटे आवेश वही रहेगा। अच्छा आपको मैं एक बात बता रहा हूं थोड़ा सा सिलेबस से हटके, दुनिया में 3 चीजें हैं जो गति के बढ़ने घटने से बदल जाती है। बेटा ध्यान से सुनना, दुनिया में 3 चीजें हैं जो गति के बढ़ने घटने से बदल जाती है। रिलेटिविटी थ्योरी है, क्या है वो देख लो। एक मास, सभी बच्चे याद कर लेंगे, अगर मास किसी का m0 था तो गति के बढ़ने घटने से ये हो जाता है उसका फॉर्मूला, याद रखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। गति के बढ़ने घटने से मास बदल जाती है। सर आवेश, आवेश नहीं बदलती, आवेश नहीं बदलती भाई। और क्या सर, और लेंथ बदल जाता है बाबू, और फॉर्मूला होता है ये, इस फॉर्मूला के अनुसार बदलता है। और सर, और एक टाइम भी बदल जाता है बेटा, याद रखेंगे। 3 चीजें गति के साथ परिवर्तित होती है, मास यानी द्रव्यमान, लेंथ यानी लंबाई, टाइम यानी समय। याद रहेगा, जल्दी बता दो हाँ या ना, याद रख पाओगे। मास, लेंथ और टाइम गति के बदलने से बदलती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर गति, आप सी जानते हैं, सी क्या होता है, ये सी जानते हैं, सी बेटा प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, जानते होंगे आप शायद, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे आएगा बहुत बार, लेकिन याद रखिएगा प्रकाश की चाल होती है सी। अगर कोई प्रकाश के चाल से चले तो सोचो भी के जगह सी आ जाएगा, c² हो गया 1, 1 - 1 हो गया 0, किसी भी चीज को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अनंत। मतलब जैसे जैसे आप गति बढ़ाएंगे ना, द्रव्यमान बढ़ेगा, जैसे से गति बढ़ाएंगे लंबाई बढ़ेगा, जैसे से गति बढ़ाएंगे समय बढ़ेगा। ये याद रखना पड़ेगा, मुझे भी याद है, आप भी याद कर लो, है ना। वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं ज्यादा, बट फिर भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए। मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, समय और लंबाई, ये 3 चीजें गति के बढ़ने से बढ़ती है। ओके, तो जितना आप गति बढ़ाएंगे ये तीन चीजों में परिवर्तन होता है गति के बढ़ने से, लेकिन बेटा आवेश में नहीं होता है। इसी के आधार पर एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्या Q बराबर ऐसा हम लिख सकते हैं, Q0 √1 - v²/c²। स्वाति बोलो, क्या ये लिख सकते हैं, Q बराबर Q0 √1 - v²/c²। क्या ये लिखना सही है? जैसे मास का लिखा, लेंथ का लिखा, टाइम का लिखा, क्या वैसे आवेश का भी लिख सकते हैं? Q बराबर Q0 √1 - v²/c²। नहीं, ये लिखना कानूनन अपराध है। यहां पे क्या होगा, यहां बेटा Q बराबर Q0 ही होगा, ये नहीं बढ़ेगा घटेगा। अच्छा कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये m0 क्या है, L0 क्या है, तो बता देता हूं। m है गति के बढ़ने के बाद क्या हो गया द्रव्यमान वो, और m0 है जब विराम में था तब क्या था द्रव्यमान, विराम में जब रुका हुआ था तब द्रव्यमान m0, तो गति के बढ़ने से द्रव्यमान हो गया m, और v उसका गति है, c प्रकाश का चाल।
उसी प्रकार से यहां देख लीजिए एल, एल क्या है, एल नॉट, विराम में जो उसकी लंबाई थी वो, और गति के बढ़ने से जो लंबाई हो गई वो एल, और वी तो आप समझ ही रहे हैं उसकी गति, और समय, विराम में जो समय था वो टी, गति में आने से कुछ और हो गया। आवेश, विराम में जो आवेश था वो क्यू नॉट, तो बेटा विराम में आवेश क्यू नॉट था तो गति होने पर भी आवेश क्यू नॉट ही होगा, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होएगा, गति के बढ़ने से आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ आई? क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस और नो बोल दो। गति के बढ़ने से, गति के बढ़ने से लंबाई बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगी, आवेश अपरिवर्तित रहती है। इसलिए आवेश का फॉर्मूला गति बढ़ने पर भी Q बराबर Q नॉट ही होगा, ये सब नहीं होगा। और Q नॉट क्या है? विराम में आवेश, जितना विराम में है उतना ही गति होने पर भी होगा। M क्या है? विराम में द्रव्यमान, ये बदल जाएगा गति बदलने से। लंबाई क्या है? L नॉट क्या है? विराम में लंबाई, ये भी बदलेगा। T नॉट क्या है? समय, विराम में समय, यस और नो, वो भी गति बढ़ने से बढ़ेगा। लेकिन आवेश गति के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आवेश जो है वही रहेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा सही है, और ये कंडीशन दिया हुआ था, बिल्कुल गलत। आवेश Q बराबर Q नॉट ही रहेगा, चाहे गति बढ़ा दो या उड़ा दो। अरे हाँ या ना? तो गति के बढ़ने घटने से आवेश परिवर्तित नहीं होता है, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। विराम में आवेश Q नॉट था तो गति बढ़ने पर भी Q नॉट ही रहेगा। गति के साथ अपरिवर्तित होता है कौन? आवेश। आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई, और जो मैंने बताया वो एक एक बात समझ में आई होगी। तो वीवीआई लगा लेंगे आप एक क्वांटीकरण में, और एक वीवीआई लगा लेंगे आवेश संरक्षण के नियम में। इतना चीज को इंपॉर्टेंट लगा के रखना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। किस पर आधारित? क्वांटीकरण के नियम पर आधारित। जो बच्चे करना चाहते हैं, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क बन के आ गया, ये लो। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एक कूलम्ब आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। मैं यहां लिख देता हूं, इस फॉर्मूला का यूज करना है, Q बराबर NE। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश, ये आपको Q दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब आपसे N पूछ रहा है, और E का मान पूरे ब्रह्मांड को पता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है। यहां से N का मान आप निकाल सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और ये आप 10th क्लास में भी किए होंगे। और क्या, और यहां से पॉइंट हटाओ, यहां 10 बना लो, तो क्या बन जाएगा देख लो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 5/8,